तो दोस्तों समरिटन नाम की एक बेहतरीन मूवी 2022 में हमें देखने को मिली थी। उसी का दूसरा पार्ट समरिटन 2 एक जैसे 2 हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में उसी पर चर्चा रहने वाली है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, प्री प्रोडक्शन सभी के बारे में आपको जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जब आप तक पहुंचती रहे। तो अब इसके बारे में हम और जानकारी आपको देते हैं। समरिटन 2022 की अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है, जिसका निर्देशन जूलियस एवरी ने किया है और इसे ब्रगी एफ. स्कूट ने लिखा है। दो सुपरहीरो फिल्मों पर एक गंभीर और अंधेरे रूप में वर्णित कहानी को पहले स्कूट, मार्क ओलिवेंट और रेंजो पोडेस्टा द्वारा माइथोस कॉमिक्स ग्राफिक उपन्यासों में रूपांतरित किया गया था। यह मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स और बाल्बोआ प्रोडक्शंस का सहनिर्माण है। फिल्म में मुख्य भूमिका में सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेवन वाना वाल्टन, पिलो अस्पेक, डेशा पोलांको और मोइसेस एरियस है। कहानी एक बच्चे का अनुसरण करती है जिसे संदेह है कि उसका पड़ोसी गुप्त रूप से एक सुपरहीरो है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह कई साल पहले मर गया था। समरिटन को 26 अगस्त 2022 को यूनाइटेड आर्टिस्ट्स रिलीजिंग और अमेजन स्टूडियो द्वारा प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के जरिए रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। सीक्वल पर काम चल रहा है। कथानक: सुपरह्यूमन समरिटन और नेमेसिस ग्रेनाइट सिटी में रहने वाले विरोधी जुड़वां भाई थे, जहां उस समय निवासियों ने उन्हें मारने के प्रयास में उनके घर को जला दिया था, लेकिन जुड़वा बच गए, जबकि उनके माता-पिता आग में जलकर मर गए। समरिटन बड़ा होकर सुपरहीरो बन गया ताकि दुनिया को दिखा सके कि वह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि वे उसे पहले देखते थे, जबकि नेमेसिस बदला लेने के लिए एक सुपरविलेन बन गया जो चाहता था कि दुनिया को उसके माता-पिता के समान ही भाग्य भुगतना पड़े। बराबरी से मुकाबला करते हुए खलनायक नेमेसिस ने एक रहस्यमयी हथौड़ा बनाया जिसने उसे वीर समरिटन पर बरत दिलाई। हालांकि हथौड़ा दोनों भाइयों को चोट पहुंचा सकता था। शहर के बिजली संयंत्र में टकराव के दौरान दोनों की मौत हो गई क्योंकि संयंत्र में विस्फोट हो गया, जिससे शहर में अंधेरा छा गया। बहुत से लोग समरिटन के प्रशंसक बने हुए हैं और लगातार अफवाहें हैं कि वह अभी भी जीवित है। 25 साल बाद 13 वर्षीय सैम क्लेरी अपनी मां की आर्थिक तंगी से निपटने में मदद करने की पूरी कोशिश करता है और बेदखल किए जाने की धमकी मिलने के बाद वह रेजा के नेतृत्व वाले गिरोह से नौकरी स्वीकार कर लेता है। योजना गड़बड़ा जाती है और रेजा सैम को दोषी ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन असली गिरोह का नेता साइरस प्रभावित होता है और सैम को व्यक्तिगत रूप से $110 देता है। रेजा और उसके दोस्त बाद में बदला लेने के लिए सैम पर हमला करते हैं, लेकिन सैम के सामने वाले अपार्टमेंट में रहने वाले कचरा संग्रहकर्ता जो स्मिथ द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है, जो गिरोह के सदस्यों से लड़ने में असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करता है, और सैम को संदेह होता है कि वह सामरी है। इस बीच साइरस एक पुलिस स्टेशन में नेमेसिस के हथौड़े को ढूंढ लेता है और खुद को नया नेमेसिस बना लेता है, जिससे पूरे शहर में दंगे और अराजकता फैल जाती है और शहर के बुनियादी ढांचे को बाधित करने के लिए हथकंडे का इस्तेमाल किया जाता है। सैम के सामने आने के बाद जो ने इनकार कर दिया कि वह सामरी है, लेकिन रेजा अभी भी बदला लेने की तलाश में है, उसे अपनी कार से टक्कर मार देता है, जो बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन सैम की आंखों के सामने ठीक हो जाता है। इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उसे ठंडा पानी से नहाकर और आइसक्रीम खाकर ठंडा करना पड़ता है। जो और सैम के बीच दोस्ती हो जाती है, जबकि उसी समय साइरस सैम को अपने गिरोह के साथ काम करने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि सैम तब परेशान हो जाता है जब वह उनकी हिंसक गतिविधियों को देखता है। जब जो गिरोह द्वारा किए गए विस्फोट से एक युवा लड़की को बचाता है, तो मीडिया दावा करता है कि समरिटन वापस आ गया है, जो साइरस की योजनाओं को खतरे में डाल रहा है। रेजा जो को पहचानता है कि वह वही व्यक्ति है जिसे उसने अपनी कार से मार डाला था, और इस प्रकार
सैम से उसकी पहचान और संबंध की पुष्टि करता है। जो के अपार्टमेंट को खाली पाकर वे जाल के रूप में जो को अपने मुख्यालय में लुभाने के लिए सैम और उसकी मां का अपहरण कर लेते हैं। जो मुख्यालय में घुस जाता है और गिरोह को खत्म कर देता है, इससे पहले कि उसका सामना साइरस से हो, जो अब नेमेसिस के रूप में तैयार है और हथौड़ा चला रहा है। अपनी ताकत के बावजूद जो गिरोह की लड़ाई से कमजोर हो जाता है और हथौड़े के खिलाफ नुकसान में रहता है, जिससे साइरस को ऊपरी हाथ मिलता है। जब वे लड़ते हैं तो साइरस खुद को नेमेसिस और जो को अच्छा आदमी कहता है, जो बताता है कि सामरिटन बिजली संयंत्र की आग के दौरान मर गया था और जो वास्तव में नेमेसिस है, जो बच गया लेकिन अपने खलनायक जीवन को पीछे छोड़ दिया, बदला लेने की जरूरत से मुक्त हो गया। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि सामरी ने प्रभावी रूप से लड़ाई जीत ली थी, लेकिन नेमेसिस को मारने से इनकार कर दिया, इसके बजाय हथौड़ा फेंक दिया, फिर भी उसे अपना भाई मानता रहा। इसके बाद छत गिर गई, जिससे सामरी आग की लपटों के ऊपर अनिश्चित रूप से लटक गया। अपने सर्वोत्तम प्रयासों और हृदय परिवर्तन के बावजूद नेमेसिस अपने भाई को बचाने में असमर्थ रहा। इसके बजाय उसने दोनों के मुखौटों को उसी आग में फेंक दिया जिसमें सामरी गिर गया था। हथौड़ा नष्ट करते हुए जो साइरस को जलती हुई खाई में गिराकर मार देता है, उसी तरह जैसे सामरी की मृत्यु हुई थी, लेकिन अपनी उपचार क्षमताओं और फैलती आग से लगभग गर्म हो जाता है। सैम ने उस पर पानी बरसाने के लिए एक पाइप खोला, जिससे जो को इतना होश आया कि वह खिड़की से कूदकर सैम के साथ भागने में सफल हो गया। जब सैम नेमेसिस होने के बारे में जो से पूछा, तो उसने कहा कि वह नेमेसिस है। उसने अपने भाई को बचाने की कोशिश की और अपने अत्याचारों के लिए अपराध बोध से ग्रस्त है कि सामरी की मौत उसकी गलती थी और वह इससे आगे नहीं बढ़ सका। वह सैम को बताता है कि सभी लोगों में अच्छाई और बुराई होती है और सैम को सही निर्णय लेने होते हैं। जब पुलिस रेजा और साइरस के गिरोह के बाकी सदस्यों को गिरफ्तार करती है, तो जो वहां से चला जाता है, सैम को प्रेस से यह कहते हुए सुनता है कि सामरी बच गया और उसे बचाया, जिससे उसका भविष्य अज्ञात रह गया। गालना सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो स्मिथ बटा सामरी बटा नेमेसिस, जेवॉन वाना वाल्टन, सैम क्लेरी के रूप में, साइरस नेमेसिस 2 के रूप में पिलो अस्पेक, डेशा पोलांको, टिफनी क्लेरी, मोइसेस एरियास, रेजा, मार्टिन स्टार, अल्बर्ट कैसियर, सोफिया टैटम सिल के रूप में, जेरेड ओड्रिक फरशाद के रूप में, माइकल आरोन मिलिगन, टूना के रूप में, हेनरी जी सैंडर्स, आर्थर होलोवे, डेविन होलोवे के रूप में, शमीक मूर, अब्राहम क्लिंकस्केल्स, जैस के रूप में। उत्पादन निर्देशक जूलियस एवरी और मुख्य अभिनेता सहनिर्माता सिल्वेस्टर स्टेलोन। फरवरी 2019 में यह घोषणा की गई कि एमजीएम ने ब्रगी एफ. स्कूट द्वारा समरिटन नामक एक स्पेक स्क्रिप्ट हासिल की थी, जिसे बाल्बोआ प्रोडक्शंस के साथ सहनिर्मित किया जाना था। 3 स्कूट ने मिथोस कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित ग्राफिक उपन्यासों की एक श्रृंखला में कहानी को अनुकूलित करने से पहले पटकथा लिखी थी। 4 सितंबर 2019 में जूलियस एवरी निर्देशक के रूप में उत्पादन में शामिल हुए। 5 फरवरी 2019 में यह घोषणा की गई कि सिल्वेस्टर स्टेलोन मुख्य भूमिका में अभिनय करेंगे और निर्माता के रूप में भी काम करेंगे। फरवरी 2020 में मार्टिन स्टार, मोइसेस एरियस, डेशा पोलांको, पिलो अस्पेक, जेवॉन वाना वाल्टन, जेरेड ओड्रिक और माइकल आरोन मिलिगन सहायक भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए। 6-7 मार्च 2020 में नताशा करम फिल्म के कलाकारों में शामिल हुई। 8 सितंबर 2019 में अटलांटा में 2020 की शुरुआत की तारीख के लिए फिल्मांकन निर्धारित किया गया था। 5-9-26 फरवरी 2020 तक फिल्मांकन शुरू होने की पुष्टि की गई थी। 10-14 मार्च को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन रुक गया। 11-8 अक्टूबर 2020 तक फिल्मांकन फिर से शुरू हो गया था। 12 जेड कुर्जेल और केविन किनर ने फिल्म का स्कोर तैयार किया है।
इससे पहले वे एवरी के साथ ओवरलॉर्ड 2018 में भी साथ काम कर चुके हैं। लेकशोर रिकॉर्ड्स ने साउंड ट्रैक रिलीज किया है। मुक्त करना स्ट्रीमिंग समरिटन की रिलीज में कई बार देरी हुई। पहले इसे 20 नवंबर 2020, 11 दिसंबर 2020 और 4 जून 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना था। 13-14 यह फिल्म 26 अगस्त 2022 को यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीजिंग और अमेजन स्टूडियोज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई। बाद में उसी वर्ष एमजीएम को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के माध्यम से खरीदा गया। 15, 16, 17, 18 होम मीडिया इसे 3 जनवरी 2023 को एमजीएम होम एंटरटेनमेंट, यूनिवर्सल पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट के माध्यम से द्वारा डीवीडी, ब्लूरे और 4 के अल्ट्रा एचडी ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। उद्धरण आवश्यक स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 115 आलोचकों की 38% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, हालांकि समरिटन जितना हो सकता था उससे बेहतर है, लेकिन स्टैलोन के नेतृत्व वाली यह सुपरहीरो ड्रामा रचनात्मक रूप से कमजोर है। 19 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 28 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 45 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 20 जूलियस एवरी एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता है। उनकी फिल्मों में सन ऑफ ए गन 2014, ओवरलॉर्ड 2018 और द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट 2023 शामिल है। जीवन और कार्य पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पेम्बरटन में पलेब्रे एवरी ने मेलबर्न में विक्टोरियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई की। उन्होंने 2008 में कान जूरी पुरस्कार विजेता लघु फिल्म जेरी कैन सहित कई पुरस्कार विजेता लघु फिल्में लिखी और निर्देशित की है। 2-3 एवरी ने 2012 में यार्डबर्ड लिखी और निर्मित की, जो कान में पाल्मे डियोर सहित कई प्रमुख पुरस्कारों के लिए नामांकित एक पुरस्कार विजेता लघु फिल्म थी। दोनों का निर्माण एवरी की प्रोडक्शन कंपनी ब्रिडल पाथ फिल्म्स के माध्यम से किया गया था। 2014 में एवरी ने अपनी पहली फीचर ऑस्ट्रेलियाई क्राइम थ्रिलर फिल्म सन ऑफ ए गन लिखी और निर्देशित की, जिसमें ब्रेंटन थ्वाइट्स, इवान मैकग्रेगर, एलिसिया विकेंडर और जेसे कोमन ने अभिनय किया। 5 इस फिल्म को लंदन फिल्म फेस्टिवल BFI अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। सन ऑफ ए गन का निर्माण एवरी की कंपनी ब्रिडल पाथ फिल्म्स के सहयोग से किया गया था। एवरी ने बैड रोबोट प्रोडक्शंस और पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए युद्ध हॉरर फिल्म ओवरलॉर्ड 2018 का निर्देशन किया। 6 ओवरलॉर्ड में जोवन एडेपो, वायट रसेल, पिलो अस्पेक, इयान डी कैस्टेकर, जॉन मैगारो और मैथिल्डे ओलिवियर ने अभिनय किया है। फिल्म का निर्माण जेजे अब्राम्स और लिंडसे वेबर ने किया है और बिली रे और मार्क एल स्मिथ ने इसे लिखा है। पैरामाउंट और बैड रोबोट प्रोडक्शन की द हेवी के निर्देशक के रूप में घोषित होने के साथ ही एवरी को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा मैथ्यू वॉन के साथ फ्लैश गॉर्डन के रीमेक को लिखने और निर्देशित करने के लिए भर्ती किया गया था, जो इसे प्रोड्यूस करने वाले थे। 7-8 हालांकि 21वीं सेंचुरी फॉक्स की संपत्ति के डिज्नी द्वारा अधिग्रहण के बाद फिल्म को रद्द कर दिया गया था। इसके बजाय उन्होंने एमजीएम की समरिटन का निर्देशन किया, जो सिल्वेस्टर स्टेलोन अभिनीत एक डार्क सुपरहीरो फिल्म है, जिसे 26 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया और यह उस साल प्राइम वीडियो पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई। 9-10 एवरी की नवीनतम फिल्म द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट 2023 एक अलौकिक हॉरर फिल्म है, जिसकी पटकथा माइकल पेट्रोनी और इवान स्पिलियोटोपोलोस ने लिखी है, जो 1990 की किताब एन एक्सॉर्सिस्ट टेल्स हिज स्टोरी और 1992 की किताब एन एक्सॉर्सिस्ट मोर स्टोरीज बाय फादर गैब्रियल अमोरत पर आधारित है। 11-12 फिल्म में रसेल क्रो ने अमोरत की भूमिका निभाई है और इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा 14 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। 13
फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $20 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $57 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $77 मिलियन की कमाई हुई। 14-15 बाद में उसी वर्ष फिल्म को 16 अगस्त 2023 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया, जहां यह लगातार 9 दिनों तक अमेरिका में नंबर 1 फिल्म रही। 16 फिल्मोग्राफी। लघु फिल्म माचिस 2002, लिटिल मैन 2004, सॉल्वेंट 2004, शहर का अंत 2006, द टैंक 2007, जेरी कैन 2008, यार्डबर्ड 2012, निर्माता लेखक। फीचर फिल्म सन ऑफ ए गन 2014, लेखक भी जेवन एंथनी वाल्टन। एक जन्म 22 जुलाई 2006, जिन्हें उनके रिंग नाम वाना से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेता और पेशेवर मुक्केबाज है। 2 जो HBO श्रृंखला यूफोरिया में ऐशट्रे के अपने चित्रण के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। यूफोरिया में अपने काम के बाद उन्होंने टेलीविजन सीरीज यूटोपिया, द अम्ब्रेला एकेडमी और फिल्म समैरिटन पर काम करना शुरू किया। प्रारंभिक जीवन वाल्टन का जन्म 22 जुलाई 2006 को अटलांटा, जॉर्जिया में हुआ था। 4 उनके पिता डीजे वाल्टन, एक बॉक्सिंग कोच और एथलेटिक्स परिधान कंपनी ऑनवर्ड एथलेटिक्स के संस्थापक थे। 5 और उनकी मां जेसिका वाल्टन। 6-7 उनके 3 भाई बहन हैं, एक भ्रातृ, 8 जुड़वा भाई, जेडन, एक बड़ी बहन, जेला और एक छोटा भाई, डेलोच। 4-7 अपने मुक्केबाजी करियर के कारण उन्होंने अपने बचपन का अधिकांश समय घर पर ही बिताया। 9 आजीविका। अभिनय जून 2019 में वाल्टन HBO टेलीविजन श्रृंखला यूफोरिया में ऐशट्रे के रूप में दिखाई दिए। 10 अमेज़न प्राइम वीडियो स्ट्रीमिंग श्रृंखला यूटोपिया 2020 में ग्रांट बिशप के रूप में मुख्य भूमिका निभाने से पहले। 11 2021 में वह एनिमेटेड कॉमेडी हॉरर फिल्म द एडम्स फैमिली 2 में पग्सले एडम्स के रूप में दिखाई दिए। 12 2022 में उन्होंने नेटफ्लिक्स सुपरहीरो टेलीविजन श्रृंखला द अम्ब्रेला अकादमी में और सुपरहीरो थ्रिलर फिल्म समरिटन में सैम क्लेरी के रूप में अभिनय किया। 13 2024 में उन्होंने स्ट्रीमिंग सीरीज अंडर द ब्रिज में अभिनय किया। 14 मुक्केबाजी 21 दिसंबर 2023 को यह घोषणा की गई कि वाल्टन 2 मार्च 2024 को सैन जुआन, प्यूर्टो रिको में जोस मिगुएल एग्रेलोट कोलिजियम में अपने पेशेवर मुक्केबाजी की शुरुआत करेंगे। 15 अपने पहले मैच में वाल्टन ने अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज जोशुआ टोरेस के साथ 4 राउंड का मुकाबला किया और मुकाबला बहुमत के निर्णय से बराबरी पर समाप्त हुआ। वाल्टन को 6 सितंबर 2024 को ऑरलैंडो एफएल में MVP 8 के सहमुख्य कार्यक्रम में एरिक हेनली का सामना करना था। 16 17 26 अगस्त 2024 को यह घोषणा की गई कि वाल्टन को चिकित्सा संक्रमण के कारण लड़ाई से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 18 19 8 नवंबर 2024 को यह घोषणा की गई कि वाल्टन को 13 दिसंबर 2024 को ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में पुनर्निर्धारित 4 राउंड सुपर फेदरवेट मुकाबले में एरिक हेनली का सामना करना था। 20 फिल्मोग्राफी जोहान फिलिप पिलो अस्पेक, डेनिश, PILUSPE के जन्म 2 मार्च 1982, एक डेनिश अभिनेता है, जिन्हें डेनिश टेलीविजन राजनीतिक नाटक बोर्गेन में परेशान स्पिन डॉक्टर कैस्पर जुल की भूमिका के लिए जाना जाता है। 2 और टेलीविजन सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में यूरोन ग्रेजॉय के रूप में। 3 प्रारंभिक जीवन अस्बेक का जन्म कोपेनहेगन में हुआ था। वे गैलरी मालिक मारिया पेट्रीसिया, नीटॉन और जैकब ए अस्बेक के बेटे हैं, जो कोपेनहेगन में गैलरी अस्बेक चलाते हैं। 4 उनकी मां का जन्म मोरक्को के कैसाब्लांका में एक डेनिश पिता और एक फ्रांसीसी मां की संतान के रूप में हुआ था। 5 6 उनके पिता मेल से है। 7 अस्बेक के 2 बड़े भाई हैं, थॉमस अस्बेक, जो अस्बेक आर्ट कंसल्टिंग में एक कला सलाहकार है, और मार्टिन अस्बेक, जो मार्टिन अस्बेक गैलरी में एक गैलरी के मालिक है।
8. अस्बेक ने हर्लुफ्शोलम स्कूल में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे नाटक प्रस्तुतियों में सक्रिय थे। 9. उन्होंने 2008 की गर्मियों में डेनमार्क के डेनिश नेशनल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से स्नातक किया। 7. आजीविका टेलीविजन 2009 में अस्बेक ने डेनिश टीवी सीरीज द किलिंग डेनिश फॉर अ ब्राइडल सेन के दूसरे सीजन के एक एपिसोड में सैनिक डेविड ग्रुनर की भूमिका निभाई। 2010 से 2013 तक अस्बेक ने डेनमार्क की एक महिला प्रधान मंत्री की राजनीति के बारे में टोबियास लिंडहोम द्वारा लिखित समीक्षकों द्वारा प्रशंसित डेनिश टीवी श्रृंखला बोर्गन में स्पिन डॉक्टर कैस्पर जुल की भूमिका निभाई। 10. अस्बेक के प्रदर्शन की आलोचकों द्वारा समान रूप से प्रशंसा की गई। 11. 2014 में डेनिश सार्वजनिक वित्त पोषित डीआर ने अस्बेक को एक बड़े बजट की पीरियड टीवी सीरीज 12 में डिड्रिच के रूप में कास्ट किया, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित एक जमींदार था जिसे 1864 कहा जाता था। 13. 2016 में अस्बेक एचबीओ सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 6 में समुद्री डाकू यूरोन ग्रेयोज के रूप में शामिल हुए। 14. अस्बेक 2021 के एप्पल टीवी प्लस टेलीविजन सीरीज फाउंडेशन के सीजन 3 में द म्यूल का किरदार निभाएंगे। 15. पतली परत 2011 में अस्बेक ने टोबियास लिंडहोम की एक और फिल्म में अभिनय किया, आर, जिसमें उन्होंने डेनिश अपराधी की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने जेल के दर्दनाक अनुभव को दर्शाया। फिल्म को डोगमे 95 से प्रेरित शैली में शूट किया गया था। 16. अगले साल 2012 में अस्बेक ने सोमालियाई समुद्री डकैती के बारे में ए हाईजैकिंग नामक एक और टोबियास लिंडहोम फिल्म में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने खुद को शारीरिक रूप से बदल लिया, भूमिका को मेथड एक्टिंग से भरने के लिए वजन बढ़ाया। 7. 2013 में अस्बेक ने फिल्म सेक्स, ड्रग्स एंड टैक्सेशन, डेनिश, स्पाइस एंड ग्लिस्ट्रुप में साइमन स्पाइस नामक एक तेजतर्रार डेनिश टाइकून का किरदार निभाया। 17. इस फिल्म में अस्बेक अपनी पत्नी के चचेरे भाई अभिनेता निकोलस ब्रो के साथ सहकलाकार है, जो अन्य मुख्य किरदार मोगेस ग्लिस्ट्रुप की भूमिका निभाते हैं। 2014 में अस्बेक ने ल्यूक बेसन की फिल्म लूसी में स्कारलेट जोहानसन के साथ अभिनय किया। 18. इसके अलावा 2014 में अस्बेक बिल अगस्त फिल्म साइलेंट हार्ट, डेनिश स्टिल हर्टे में दिखाई दिए, जिसमें उनकी सास डेनिश अभिनेत्री विग्गा ब्रो लिस्बेथ का किरदार निभा रही है। 19. 20. पिलो अस्बेक सबसे दाएं यूरोविजन सांग प्रतियोगिता की सहमेजबानी कर रहे हैं। 2015 में अस्बेक ने फिर से निर्देशक टोबियास लिंडहोम के साथ फिल्म ए वॉर डेनिश क्रिगेन में काम किया, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में एक सैनिक की भूमिका निभाई। 21. इस फिल्म का प्रीमियर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 22. अस्बेक ने 2016 में बेनहूर की रीमेक में सहअभिनय किया, जिसमें जैक ह्यूस्टन और मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया। 12. उन्होंने पोंटियस पिलाट का किरदार निभाया। 23. 2017 में उन्होंने घोस्ट इन द शेल में बटौ का किरदार निभाया। 24. 2018 में उन्होंने ओवरलॉर्ड में कैप्टन वाफन की भूमिका निभाई। 25. मर्डरस ट्रांस में अस्बेक ने जोश लुकास के साथ पुलिस जांचकर्ता एंडर्स ओल्सन की मुख्य भूमिका निभाई है। आर्टो हेलोनेन द्वारा लिखित और निर्देशित, यह फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। कथानक 1951 में कोपेनहेगन में हुई सम्मोहन हत्याओं के विचित्र मामले के इर्दगिर्द घूमता है। 26. अप्रैल 2021 में वह आगामी सुपरहीरो फिल्म एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम में कोडेक्स के रूप में शामिल हुए। 27. सितंबर 2021 में अस्बेक रिचर्ड स्ट्रैकर के रूप में सलेम के लॉट के स्टीफन किंग रूपांतरण के कलाकारों में शामिल हो गए। 28. अस्बेक ने 2023 की द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी के डेनिश डब में मारियो की आवाज भी दी। वीडियो गेम के चरित्र के रूप में क्रिस प्रैट की आवाज अभिनय भूमिका को डब करना। 29. थिएटर 2008 फोक और रोवरे आई कार्डेमो में द्वारा बेलेव्यू टीट्रेट। 30.
2008 कोर डेट लिले गैसवर्क 31 प्रस्तुतिकरण 6, 8 और 10 मई 2014 को असबेक ने कोपेनहेगन में लिसे रोने और निकोलज कोप्पेल के साथ यूरोविजन सांग प्रतियोगिता 2014 की सहमेजबानी की। 32-33 कुछ आलोचकों ने टेलीविजन शो के दौरान प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा साझा किए गए अस्पष्ट चुटकुलों पर प्रतिकूल टिप्पणी की। 34 व्यक्तिगत जीवन असबेक की पत्नी नाटककार अन्ना ब्रो है, जो 2008 से उनकी घरेलू साथी थीं। उद्धरण वांछित उनकी एक बेटी एग्नेस ब्रो असबेक है, जिसका जन्म 31 दिसंबर 2012 को हुआ था। अन्ना अभिनेता हंस हेनरिक क्लेमेसन और विग्गा ब्रो की बेटी है और अभिनेताओं के एक विस्तारित परिवार से आती है। 35 उपनाम पिलो उनकी मां के फ्रांसीसी वंश से आया था और यह पिप शब्द का फ्रांसीसी संस्करण है। 7 उपनाम इसलिए है क्योंकि असबेक सबसे छोटा बेटा था। फ्रांसीसी में ले प्लस पेटिट का मतलब सबसे छोटा, लिटिल फिलिप। पिलो पेटिट फिलिप का संक्षिप्त रूप है। 6 असबेक के गॉडफादर दिवंगत कलाकार कर्ट ट्रेम्पेडाच थे। 9 सोशल डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन के नेतृत्व वाली डेनिश सरकार द्वारा शरणार्थी नीतियों को बहुत कठोर मानने के बाद असबेक जनवरी 2022 में डेनिश सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए ताकि इसके खिलाफ अंदर से आवाज उठा सकें। 36 पुरस्कार 2010 डेनिश फिल्म अकादमी आर के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए रॉबर्ट पुरस्कार। 2010 डेनिश फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन के बोडिल पुरस्कार आर के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बोडिल पुरस्कार। 2011 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शूटिंग स्टार्स पुरस्कार 37। 2012 ओवेस प्रोगो पुरस्कार। 38 फिल्मोग्राफी डेशा योलेन पोलांको जन्म 3 दिसंबर 1982 एक डोमिनिकन अभिनेत्री है। उन्हें नेटफ्लिक्स सीरीज ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक में दयानारा दया डियाज की भूमिका निभाने और 2021 की फिल्म इन द हाइट्स में कुका की भूमिका के लिए जाना जाता है। 2 प्रारंभिक जीवन पोलांको का जन्म डोमिनिकन गणराज्य के सेंटो डोमिंगो में हुआ था। 3, 4 और वह छोटी उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं। 5 उनका पालन पोषण उनके पिता, एक मैकेनिक और मां, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट द्वारा सनसेट पार्क, ब्रुकलिन और मियामी में हुआ। 6, 7 पोलांको 3 बच्चों में सबसे बड़ी है। उनका एक भाई और बहन है। 8 आजीविका पोलेंको कम उम्र से ही एक अभिनेत्री बनने की ख्वाहिश रखती थीं, लेकिन अपने वजन के कारण उन्हें हमेशा ऑडिशन देने पर संदेह होता था। इसलिए उन्होंने पहली पीढ़ी की कॉलेज छात्रा के रूप में हंटर कॉलेज में मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री पूरी की। 7, 9 कॉलेज के बाद उन्होंने नर्स बनने के इरादे से स्वास्थ्य सेवा उद्योग में काम करना शुरू किया। 10, 11 वह नर्सिंग की पढ़ाई करते हुए ब्रोंक्स में मोंटेफियोर मेडिकल सेंटर में अस्पताल प्रशासन में काम कर रही थीं, जब उन्होंने फिर से अभिनय करने का साहस जुटाया और खुद को एक अभिनय स्टूडियो में पंजीकृत कराया। 7, 11 उन्होंने न्यूयॉर्क में BIH स्टूडियो में भाग लिया और वहां प्रतिभा एजेंसी शर्ली ग्रांट मैनेजमेंट द्वारा साइन किया गया। 12 उनके पहले अभिनय क्रेडिट टेलीविजन श्रृंखला अनफॉरगेटेबल और NYC 22। 2012 में पोलांको को नेटफ्लिक्स सीरीज ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक में दयानारा दया डियाज के रूप में लिया गया था। 14 2013 में पोलांको शो के दूसरे सीजन के लिए ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक में अपनी भूमिका में लौटने से पहले स्वतंत्र फिल्म गिम्मी शेल्टर में दिखाई दी। 7 जून 2014 में यह घोषणा की गई कि उन्हें शो के तीसरे सीजन के लिए एक आवर्ती भूमिका से एक श्रृंखला नियमित में पदोन्नत किया गया था, जिसे जून 2015 में रिलीज किया गया था। 15 वह कॉमेडी फिल्मों द कॉबलर और जॉय में दिखाई दीं। 5 और फिल्म द परफेक्ट मैच में अभिनय किया। 2018 में पोलांको की द असैसिनेशन ऑफ गियानी वर्साचे
अमेरिकन क्राइम स्टोरी में एक आवर्ती भूमिका थी और 2019 में नेटफ्लिक्स सीरीज रशियन डॉल और भेनदेसी अस में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 2021 में पोलांको ने फिल्म इन द हाइट्स में प्रमुख सैलून महिलाओं में से एक कुका की भूमिका निभाई। 2021 से 2022 तक पोलाको ने एनिमेटेड सीरीज कर्माज वर्ल्ड में रिकॉर्ड की दुकान के मालिक विंस्टन की मां सुश्री कैमिला टोरेस की आवाज दी। 16 व्यक्तिगत जीवन। पोलांको के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। 8 17 उनकी बेटी ने ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक के 5वें सीजन में पोलांको के चरित्र के एक छोटे संस्करण को चित्रित किया। 18 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2013 मुझे आश्रय दे दो कार्मेल। 2014 मोची मैसी। 2015 आनंद जैकी। 2016 संपूर्ण मिलान प्रेसी। 2018 एमएफ के जेड लूना आवाज अंग्रेजी डब। 2019 द आयरिशमैन देखभाल करना। 2021 ऊंचाइयों में कूका। 2022 डीसी लीग ऑफ सुपरपेट्स जेसिका क्रूज बटा ग्रीन लैंटर्न आवाज। 2022 सामरी टिफनी क्लेरी। 2023 एक छोटी सी प्रार्थना। जोहान फिलिप पिलो अस्पेक डेनिश PILUSPE के जन्म 2 मार्च 1982 एक डेनिश अभिनेता है जिन्हें डेनिश टेलीविजन राजनीतिक नाटक बोर्गेन में परेशान स्पिन डॉक्टर कैस्पर जुल की भूमिका के लिए जाना जाता है। 2 और टेलीविजन सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में यूरोन ग्रेजॉय के रूप में। 3 प्रारंभिक जीवन। अस्बेक का जन्म कोपेनहेगन में हुआ था। वे गैलरी मालिक मारिया पेट्रीसिया नीटॉन और जैकब ए अस्बेक के बेटे हैं जो कोपेनहेगन में गैलरी अस्बेक चलाते हैं। 4 उनकी मां का जन्म मोरक्को के कैसाब्लांका में एक डेनिश पिता और एक फ्रांसीसी मां की संतान के रूप में हुआ था। 5 6 उनके पिता है मेल से है। 7 अस्बेक के 2 बड़े भाई हैं, थॉमस अस्बेक जो अस्बेक आर्ट कंसल्टिंग में एक कला सलाहकार है और मार्टिन अस्बेक जो मार्टिन अस्बेक गैलरी में एक गैलरी के मालिक है। 8 अस्बेक ने हर्लुफ्शोलम स्कूल में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की जहां वे नाटक प्रस्तुतियों में सक्रिय थे। 9 उन्होंने 2008 की गर्मियों में डेनमार्क के डेनिश नेशनल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से स्नातक किया। 7 आजीविका। टेलीविजन। 2009 में अस्बेक ने डेनिश टीवी सीरीज द किलिंग डेनिश फॉर ब्राइडेलसेन के दूसरे सीजन के एक एपिसोड में सैनिक डेविड ग्रुनर की भूमिका निभाई। 2010 से 2013 तक अस्बेक ने डेनमार्क की एक महिला प्रधान मंत्री की राजनीति के बारे में टोबियास लिंडहोम द्वारा लिखित समीक्षकों द्वारा प्रशंसित डेनिश टीवी श्रृंखला बोर्गन में स्पिन डॉक्टर कैस्पर जुल की भूमिका निभाई। 10 अस्बेक के प्रदर्शन की आलोचकों द्वारा समान रूप से प्रशंसा की गई। 11 2014 में डेनिश सार्वजनिक वित्त पोषित डीआर ने अस्बेक को एक बड़े बजट की पीरियड टीवी सीरीज 12 में डिड्रिच के रूप में कास्ट किया जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित एक जमींदार था जिसे 1864 कहा जाता था। 13 2016 में अस्बेक HBO सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 6 में समुद्री डाकू यूरोन ग्रेयोज के रूप में शामिल हुए। 14 अस्बेक 2021 के एप्पल TV प्लस टेलीविजन सीरीज फाउंडेशन के सीजन 3 में द म्यूल का किरदार निभाएंगे। 15 पतली परत। 2011 में अस्बेक ने टोबियास लिंडहोम की एक और फिल्म में अभिनय किया जिसमें उन्होंने डेनिश अपराधी की भूमिका निभाई जिसमें उन्होंने जेल के दर्दनाक अनुभव को दर्शाया। फिल्म को डोगमे 95 से प्रेरित शैली में शूट किया गया था। 16 अगले साल 2012 में अस्बेक ने सोमालियाई समुद्री डकैती के बारे में ए हाईजैकिंग नामक एक और टोबियास लिंडहोम फिल्म में अभिनय किया जिसके लिए उन्होंने खुद को शारीरिक रूप से बदल लिया, भूमिका को मेथड एक्टिंग से भरने के लिए वजन बढ़ाया। 7 2013 में अस्बेक ने फिल्म सेक्स ड्रग्स एंड टैक्सेशन डेनिश स्पाइस एंड ग्लिस्ट्रुप में साइमन स्पाइस नामक एक तेजतर्रार डेनिश टाइकून का किरदार निभाया। 17 इस फिल्म में
अस्बेक अपनी पत्नी के चचेरे भाई अभिनेता निकोलस ब्रो के साथ सहकलाकार है, जो अन्य मुख्य किरदार मोगेस क्लिस्ट्रुप की भूमिका निभाते हैं। 2014 में अस्बेक ने ल्यूक बेसन की फिल्म लूसी में स्कारलेट जोहानसन के साथ अभिनय किया। 18 इसके अलावा 2014 में अस्बेक बिल अगस्त फिल्म साइलेंट हार्ट डेनिश स्टिल हर्टे में दिखाई दिए, जिसमें उनकी सास डेनिश अभिनेत्री विग्गा ब्रो लिस्बेथ का किरदार निभा रही है। 19-20 पिलो अस्बेक सबसे दाएं यूरोविजन सॉन्ग प्रतियोगिता की सहमेजबानी कर रहे हैं। 2015 में अस्बेक ने फिर से निर्देशक टोबियास लिंडहोम के साथ फिल्म ए वॉर डेनिश क्रिगेन में काम किया, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में एक सैनिक की भूमिका निभाई। 21 इस फिल्म का प्रीमियर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 22 अस्बेक ने 2016 में बेनहूर की रीमेक में सह-अभिनय किया, जिसमें जैक ह्यूस्टन और मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया। 12 उन्होंने पोंटियस पिलाट का किरदार निभाया। 23 2017 में उन्होंने घोस्ट इन द शेल में बटौ का किरदार निभाया। 24 2018 में उन्होंने ओवरलॉर्ड में कैप्टन वाफन की भूमिका निभाई। 25 मर्डरस ट्रांस में अस्बेक ने जोश लुकास के साथ पुलिस जांचकर्ता एंडर्स ओल्सन की मुख्य भूमिका निभाई है। आर्टो हेलोनेन द्वारा लिखित और निर्देशित, यह फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। कथानक 1951 में कोपेनहेगन में हुई सम्मोहन हत्याओं के विचित्र मामले के इर्द-गिर्द घूमता है। 26 अप्रैल 2021 में वह आगामी सुपरहीरो फिल्म एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम में कोडेक्स के रूप में शामिल हुए। 27 सितंबर 2021 में अस्बेक रिचर्ड स्ट्रैकर के रूप में सलेम के लॉट के स्टीफन किंग रूपांतरण के कलाकारों में शामिल हो गए। 28 अस्बेक ने 2023 की द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी के डेनिश डब में मारियो की आवाज भी दी। वीडियो गेम के चरित्र के रूप में क्रिस प्रैट की आवाज अभिनय भूमिका को डब करना। 29 थिएटर 2008 फोक और रोवरे आई कार्डेमो में द्वारा बेलेव्यू टीट्रेट। 30 2008 कोर डेट लिले गैसवर्क। 31 प्रस्तुतिकरण 6, 8 और 10 मई 2014 को अस्बेक ने कोपेनहेगन में लिसे रोने और निकोलज कोप्पेल के साथ यूरोविजन सॉन्ग प्रतियोगिता 2014 की सहमेजबानी की। 32-33 कुछ आलोचकों ने टेलीविजन शो के दौरान प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा साझा किए गए अस्पष्ट चुटकुलों पर प्रतिकूल टिप्पणी की। 34 व्यक्तिगत जीवन अस्बेक की पत्नी नाटककार अन्ना ब्रो है, जो 2008 से उनकी घरेलू साथी थीं। उद्धरण वांछित उनकी एक बेटी एग्नेस ब्रो अस्बेक है, जिसका जन्म 31 दिसंबर 2012 को हुआ था। अन्ना अभिनेता हंस हेनरिक क्लेमेसन और विग्गा ब्रो की बेटी है और अभिनेताओं के एक विस्तारित परिवार से आती है। 35 उपनाम पिलो उनकी मां के फ्रांसीसी वंश से आया था और यह पिप शब्द का फ्रांसीसी संस्करण है। 7 उपनाम इसलिए है क्योंकि अस्बेक सबसे छोटा बेटा था। फ्रांसीसी में ले प्लस पेटिट का मतलब सबसे छोटा, लिटिल फिलिप। पिलो पेटिट फिलिप का संक्षिप्त रूप है। 6 अस्बेक के गॉडफादर दिवंगत कलाकार कर्ट ट्रेम्पेडाच थे। 9 सोशल डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन के नेतृत्व वाली डेनिश सरकार द्वारा शरणार्थी नीतियों को बहुत कठोर मानने के बाद अस्बेक जनवरी 2022 में डेनिश सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए ताकि इसके खिलाफ अंदर से आवाज उठा सकें। 36 पुरस्कार 2010 डेनिश फिल्म अकादमी आर के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए रॉबर्ट पुरस्कार। 2010 डेनिश फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन के बोडिल पुरस्कार आर के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बोडिल पुरस्कार। 2011 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शूटिंग स्टार्स पुरस्कार 37। 2012 ओवेस प्रोगो पुरस्कार। 38 जे डैनियल कुर्जेल जन्म 1976
एक ऑस्ट्रेलियाई गायक, गीतकार, गिटार वादक और फिल्म संगीतकार है। वे ब्लूज रॉक जोड़ी द मेस हॉल 2001 से के संस्थापक सदस्य हैं। उनके बड़े भाई जस्टिन कुर्जेल एक फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। जीवन और कैरियर। मुख्य लेख। मेस हॉल। कुर्जेल का जन्म लगभग 1976 में हुआ था और अपने बड़े भाई जस्टिन कुर्जेल जन्म लगभग 1974 के साथ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के गॉलर में पले बड़े। 1-2 उनके पिता जेजिस्लाव कुर्जेल 1946 से 2006 पोलैंड से थे और 1960 में ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, जहां वे टैक्सी ड्राइवर बन गए। 3-4-5 1990 के दशक में कुर्जेल सिडनी चले गए, जहां जस्टिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट नीद में अध्ययन कर रहे थे। 2001 में कुर्जेल ने लीड वोकल्स और गिटार पर, एंथनी जॉनसन ने ड्रम्स और एक बास गिटारिस्ट पर एक ब्लूज रॉक ग्रुप बनाया। सिडनी में मेस हॉल बास गिटारिस्ट ने जल्द ही छोड़ दिया, लेकिन उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। वे एक जोड़ी के रूप में जारी रहे। 6 कुर्जेल ने याद किया, जब क्लब हमसे पूछते थे कि हमारा बास प्लेयर कहाँ है, तो हम झूठ बोलते थे और कहते थे कि वह बीमार है। 6 उनका पहला एल्बम द मेस हॉल जून 2003 में रिलीज हुआ था। 2004 की शुरुआत में जॉनसन की जगह ड्रम और वोकल्स पर सेक कॉन्डन ने ले ली। 7 उनके तीसरे एल्बम डेविल्स एल्बो अक्टूबर 2007 ने ऑस्ट्रेलियाई संगीत पुरस्कार जीता। 8 2000 में कुर्जेल ने ऑस्ट्रेलियाई फिल्म, टेलीविजन और रेडियो स्कूल में लघु विषय सेमी ब्लू के लिए फिल्म स्कोर की रचना की, जिसमें किम फारंट ने निर्देशन किया। 9-10 उन्होंने फारंट के लिए फिर से काम किया। नेकेड ऑन द इनसाइड 2006 के लिए स्कोर प्रदान किया, जो बॉडी इमेज पर एक फीचर फिल्म वृत्तचित्र था। 10 2009 में उन्होंने बेन ब्रायन द्वारा निर्देशित एक लघु फिल्म कैस्टर एंड पोलक्स के लिए संगीत तैयार किया। 11 2011 में कुर्जेल ने जस्टिन की निर्देशन वाली पहली फीचर फिल्म स्नोटाउन के लिए संगीत स्कोर प्रदान किया। 12 2011 के APRAGAC स्क्रीन म्यूजिक अवार्ड्स में कुर्जेल ने फीचर फिल्म स्कोर ऑफ द ईयर जीता। 13 इसे सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत स्कोर के लिए ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 14 संबंधित साउंड ट्रैक एल्बम को उसी वर्ष सर्वश्रेष्ठ मूल साउंड ट्रैक कास्ट या शो एल्बम के लिए ARIA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 15-16 कुर्जेल ने सन ऑफ ए गन, स्लो वेस्ट और डॉक्यूमेंट्री ऑल दिस मेहेम के लिए स्कोर भी लिखे। 2015 में उन्होंने मैकबेथ पर अपने भाई के साथ फिर से काम किया। इसके बाद 2016 में असैसिन्स क्रीड पर काम किया। उन्होंने एलियन कॉवनेंट के संगीतकार के रूप में हैरी ग्रेगसन विलियम्स की जगह ली। 17 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक निदेशक स्टूडियो नोट्स। 2011 स्नोटाउन जस्टिन कुर्जेल स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया। मैडमैन एंटरटेनमेंट जस्टिन कुर्जेल के साथ पहला सहयोग साउंड ट्रैक आईवी लीग रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया। वर्ष के फीचर फिल्म स्कोर के लिए APRA संगीत पुरस्कार 18 नामांकित। सर्वश्रेष्ठ मूल साउंड ट्रैक कास्ट या शो एल्बम के लिए ARIA पुरस्कार 19 नामांकित। सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत स्कोर के लिए AACTA पुरस्कार 20। 2012 मृत यूरोप टोनी क्राविच सीसॉ फिल्में नामांकित। सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत स्कोर के लिए आक्टा पुरस्कार 21। 2014 सन ऑफ अ गन जूलियस एवरी स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया। 24 जूलियस एवरी के साथ पहला सहयोग साउंड ट्रैक मिलान रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया। द बाबाडूक जेनिफर केंट मनोरंजन 1। अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट जेनिफर केंट के साथ पहला सहयोग साउंड ट्रैक वैक्सवर्क रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया। 2015 धीमी गति से पश्चिम जॉन मैकलीन फिल्म 4 प्रोडक्शंस लायंसगेट फिल्म्स साउंड ट्रैक सोनी क्लासिकल रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया। मैकबेथ जस्टिन कुर्जेल स्टूडियो कैनल।
द वेनस्टीन कंपनी जस्टिन कुर्जेल के साथ दूसरा सहयोग डेका रिकॉर्ड्स द्वारा साउंड ट्रैक जारी किया गया। 2016 असैसिन्स क्रीड रीजेंसी एंटरप्राइजेज यूबीसॉफ्ट मोशन पिक्चर्स 20th सेंचुरी फॉक्स। डेबोस ने रयान मर्फी द्वारा निर्देशित द प्रोम के फिल्म रूपांतरण में एलिसा ग्रीन की भूमिका निभाई, जहां वह एम्मा नोलन के रूप में जो एलेन पेलमैन के विपरीत थीं। 12 मार्च 2021 में डेबोस ने जस्टिन गोल्डनर द्वारा निर्मित और बेंजामिन रोहाला द्वारा व्यवस्थित एल्बम R&H गोज पॉप के लिए रॉजर्स एंड हैमरस्टीन के शैल वी डांस का एक डांस पॉप रिकॉर्डिंग और वीडियो जारी किया। 13 2021 में डेबोस ने एप्पल टीवी प्लस पर पैरोडी म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज श्मिगाडून के सीजन 1 में स्कूलमार्म एम्मा टेट की भूमिका निभाई। 14 2023 में श्मिगाडून के सीजन 2 में उन्होंने इम्सी की भूमिका निभाई। 15 2022 में डेबोस खुद को यह भूमिका निभाते हुए नहीं देखने और शुरुआत में इसके लिए 4 बार ऑडिशन देने से इनकार करने के बावजूद 16 डेबोस ने स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित संगीतमय वेस्ट साइड स्टोरी के 2021 फिल्म रूपांतरण में अनीता की भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा के साथ दिसंबर 2021 में रिलीज किया गया। 17 डेबोस को अनीता के अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक ध्यान मिला। 18-19 बीबीसी के कैरिन जेम्स ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए घोषणा की, अरियाना डेबोस द्वारा एक स्तरित, गतिशील प्रदर्शन में अनीता ध्यान का केंद्र है, अपनी स्कर्ट को घुमाते हुए और लैटिन लय में नृत्य करते हुए जो फिल्म में शामिल है। 20 रोलिंग स्टोन के डेविड फियर ने लिखा, डेबोस यहाँ सबसे मूल्यवान खिलाड़ी की मजबूत दावेदार। 21 उन्हें कई पुरस्कार भी मिले, जिनमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड शामिल है, जिससे वह बाद वाला पुरस्कार जीतने वाली पहली एफ्रो लैटिना और क्वीर महिला बन गई। 22 और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार। 23-24 वेस्ट साइड स्टोरी की सफलता के बाद यह घोषणा की गई कि डेबोस 75वें टोनी अवार्ड्स की मेजबानी करेंगी। 25 डेबोस ने मेजबानी करने के अवसर को एक बकेट लिस्ट मोमेंट कहा, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था कि मेरे पास है। 26 उन्हें शो के लिए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और उन्हें उत्कृष्ट वैरायटी स्पेशल लाइव के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 27-28 उन्होंने HBO साइंस फिक्शन सीरीज वेस्टवर्ल्ड के चौथे सीजन में भी आवर्ती उपस्थिति दर्ज कराई। 29-2023 वर्तमान 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में प्रदर्शन करने के बाद डेबोस ट्विटर पर वायरल हो गई, जहां उन्होंने एक मूल फ्रीस्टाइल रैप प्रदर्शन में नाम लेकर महिला नामांकितों का जश्न मनाया। वैरायटी द्वारा कुछ बिंदुओं पर थोड़ी सांस फूलने के रूप में वर्णित किए जाने और गीत के बोल अनारी लगने के बावजूद शो के निर्माता निक बुलन ने प्रदर्शन का बचाव किया, यह दावा करते हुए कि इसे लाइव दर्शकों ने अच्छी तरह से प्राप्त किया और आलोचना अविश्वसनीय रूप से अनुचित थी और उन्हें यह बिल्कुल पसंद आया। 30-31 रैप एंजेला बैसेट ने जो किया जैसी पंक्तियों के साथ वायरल हो गया और पॉप कल्चर मीम्स बन गया। 32-33 डेबोस ने बाद में कॉन्सर्ट में रैप का प्रदर्शन किया। 34-35 उन्होंने साइंस फिक्शन थ्रिलर ISS 36-37 में मुख्य भूमिका निभाई थी और जासूसी फिल्म अरगिले दोनों 2024 में सहायक भूमिका निभाई थी। 38 डेबोस अगली बार जेसी चंदोर द्वारा निर्देशित सुपरहीरो फिल्म क्रावेन द हंटर 39 और लव हर्ट्स में दिखाई देंगे। 40 डेबोस विलियम शेक्सपियर के किंग लियर के फिल्म रूपांतरण लियर रेक्स में अल पैचिनो के साथ कॉर्डेलिया के रूप में अभिनय करेंगे। 41 व्यक्तिगत जीवन डेबोस समलैंगिक है। 42 और 2015 में अपने दादा दादी के सामने खुलकर सामने आईं। 43 दिसंबर 2020 में डेबोस और जो एलेन पेलमैन ने अनरूली हार्ट्स इनिशिएटिव लॉन्च किया। यह पहल युवाओं को
LGBTQ+ समुदाय की वकालत करने वाले संगठनों और चैरिटी से जुड़ने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। 44 डेबोस कॉस्ट्यूम डिजाइनर और प्रोफेसर सुमक्कू के साथ रिलेशनशिप में है। दोनों की मुलाकात 2017 में समर द डोना समर म्यूजिकल पर काम करते समय हुई थी। 45 इससे पहले डेबोस थिएटर प्रॉप्स मास्टर जिल जॉनसन के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थीं। दोनों की मुलाकात मोटाउन द म्यूजिकल पर काम करते समय हुई थी। 46 अभिनय श्रेय चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। एरियाना डेबोस बटा RINDBOZ बटा एक जन्म 25 जनवरी 1991 एक अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका है। उन्हें एक टोनी पुरस्कार और 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों के लिए नामांकन के अलावा एक अकादमी पुरस्कार, एक ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2022 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। 2 डेबोस 2009 में सो यू थिंक यू कैन डांस के छठे सीजन की एक प्रतियोगी थीं, जहां वह शीर्ष 20 में रहीं। उन्होंने 2011 में ब्रिंग इट ऑन द म्यूजिकल में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया और मोटाउन द म्यूजिकल 2013 और पिप्पिन 2014 में भूमिकाओं के साथ ब्रॉडवे पर अपना काम जारी रखा। 2015 से 2016 तक वह लिन-मैनुअल मिरांडा के संगीत हैमिल्टन में मूल कलाकारों की टुकड़ी में से एक थीं और ए ब्रोंक्स टेल 2016 से 2017 में जेन के रूप में दिखाई दी। 2018 में उन्हें समर द डोना समर म्यूजिकल में डिस्को डोना के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए एक संगीत में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेत्री के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। डेबोस नेटफ्लिक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म द प्रोम 2020 और एप्पल टीवी प्लस म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज श्मिगाडून 2021 से 2023 में भी नजर आ चुकी है। स्टीवन स्पीलबर्ग की म्यूजिकल फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी 2021 में अनीता की भूमिका के लिए उन्हें व्यापक पहचान मिली, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता। उन्होंने एनिमेटेड फिल्म विश 2023 में आशा की आवाज दी। प्रारंभिक जीवन डेबोस का जन्म 25 जनवरी 1991 को विल्मिंगटन, उत्तरी कैरोलिना में हुआ था। उनकी मां जीना डेबोस एक मिडिल स्कूल शिक्षिका है। 3 डेबोस ने उत्तरी कैरोलिना के रैले में सीसी एंड कंपनी डांस कॉम्प्लेक्स में नृत्य का प्रशिक्षण लिया, जहां वह बड़ी भी हुईं। 4-5 डेबोस ने कहा है कि उनके पिता प्यूर्टो रिकान है और उनकी मां श्वेत है। उनके अफ्रीकी अमेरिकी और इतालवी वंश भी है। 6 आजीविका प्रारंभिक कार्य और ब्रॉडवे भूमिकाएं 2009 से 2016 डेबोस ने 2009 में अपना टेलीविजन डेब्यू किया, जब उन्होंने टीवी सीरीज सो यू थिंक यू कैन डांस में भाग लिया और टॉप 20 में जगह बनाई। 7 बाद में वह सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव में दिखाई दी और 2011 के एलायंस थिएटर प्रोडक्शन ब्रिंग इट ऑन में नॉटिका की भूमिका में आने से पहले नॉर्थ कैरोलिना थिएटर के हेयर स्प्रे के प्रोडक्शन में इनेज का किरदार निभाया। वह कंपनी के न्यूयॉर्क फिल्हार्मोनिक प्रोडक्शन के कलाकारों की टुकड़ी में भी दिखाई दी, जिसे टेलीविजन के लिए फिल्माया गया था। 8 2011 के अंत में ब्रिंग इट ऑन ने संयुक्त राज्य भर में एक राष्ट्रीय दौरे की शुरुआत की। डेबोस ने 2012 ब्रॉडवे प्रोडक्शन में अपनी भूमिका जारी रखी। 2013 में डेबोस ने ब्रॉडवे पर मोटाउन में मैरी विल्सन की भूमिका निभाई, डायना रॉस की भूमिका को कम किया। 8 बाद में वह ब्रॉडवे पर पिप्पिन के कलाकारों में शामिल हो गई, एक रईस और एक खिलाड़ी की भूमिका निभाई और प्रमुख खिलाड़ी की भूमिका को कम किया, जिसे उन्होंने 2014 में थोड़े समय के लिए संभाला। 8 उन्हें ब्रॉडवे पॉडकास्ट नेटवर्क के एक मूल ब्रॉडवे सोप ओपेरा पॉडकास्ट एज द कर्टेन राइज में निर्देशक कोरियोग्राफर जोए टेलर की भूमिका निभाते हुए सुना जा सकता है। 2015 में डेबोस ने ऑफ ब्रॉडवे म्यूजिकल हैमिल्टन के कलाकारों की टुकड़ी में शामिल होने के लिए पिप्पिन को छोड़ दिया।
शो उस वर्ष बाद में ब्रॉडवे में चला गया। उन्होंने जुलाई 2016 में हैमिल्टन को छोड़ दिया और टीवी सीरीज ब्लू ब्लड्स में सोफिया ऑर्टिज के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने थ्रिलर फिल्म सीसाइड में डैफ्नी के रूप में भी अभिनय किया। नवंबर 2016 से अगस्त 2017 तक डेबोस ने ब्रॉडवे पर ए ब्रोंक्स टेल में जेन की भूमिका निभाई। 9 सफलता 2017 से 2022। 2017 के अंत में डेबोस को उनकी सफल भूमिका में लिया गया। उन्होंने सैन डिएगो के ला जोला प्लेहाउस में समर द डोना समर म्यूजिकल में डिस्को डोना की भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रॉडवे प्रोडक्शन में इस भूमिका को दोहराया जो अप्रैल 2018 में खुला। 10 मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद उन्हें म्यूजिकल में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेत्री के लिए 2018 टोनी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 11 2018 में उन्होंने सैम जालुत्स्की द्वारा निर्देशित फिल्म सीसाइड में अभिनय किया। मारिया मश्कोवा, रूसी, 19 अप्रैल 1985, जिन्हें पेशेवर रूप से माशा मश्कोवा के नाम से जाना जाता है, एक रूसी मूल की अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रूसी टेलीविजन सीरीज जैसे नॉट बॉर्न ब्यूटीफुल 2005 से 2006 में अभिनय करके की। 2018 में मश्कोवा ने BBC वन क्राइम ड्रामा मैकमाफिया में अपना ब्रिटिश टेलीविजन डेब्यू किया। बाद में उन्होंने फॉर ऑल मैनकाइंड 2023 में अपना अमेरिकी टेलीविजन डेब्यू किया और बाद में साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म ISS 2024 में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। माश्कोवा का जन्म नोवोसिबिर्स्क में हुआ था। वे अभिनेता व्लादिमीर माश्कोव और येलेना शेवचेंको की बेटी है। दोनों ने मायाकोवस्की थिएटर में काम किया था। बचपन से ही जब उनके माता-पिता थिएटर विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए मास्को चले गए और 8 साल की उम्र तक माश्कोवा नोवोसिबिर्स्क में अपनी दादी वेलेंटीना, जो एक फ्लाइट अटेंडेंट स्कूल में नैतिकता और सौंदर्यशास्त्र की शिक्षिका थी, और दादा पावेल, जो पेशे से पायलट थे, के साथ रहती थी। जब वह 2 साल की थीं, तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया। तलाक के बाद माश्कोव ने माश्कोवा के साथ रहना जारी रखा, 2 और दूसरी बार शादी की। शेवचेंको ने भी दोबारा शादी की और 2 बेटों, निकिता बी 1994 और वसेवोलोड बी 2002 को जन्म दिया। आजीविका। 1992 में माश्कोवा अपनी मां के साथ मॉस्को में रहने चली गई, जहां 7 साल की उम्र में वह पहली बार मंच पर दिखाई दी। माश्कोवा ने मायाकोवस्की थिएटर के मंच पर विक्टोरिया नाटक में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। 2002 में जब वह एक जातीय सांस्कृतिक पूर्वाग्रह वाले माध्यमिक विद्यालय की अंतिम 11वीं कक्षा में थीं, उसी थिएटर में उन्होंने तात्याना अखरामकोवा द्वारा निर्देशित हेनरिक इब्सेन के इसी नाम के नाटक पर आधारित द मास्टर बिल्डर नाटक में हिल्डा की मुख्य भूमिका निभाई। 2, 3, 4 माश्कोवा ने 11 साल की उम्र में व्लादिमीर ग्रेमाटिकोव की फिल्म ए लिटिल प्रिंसेस 1997 से अपनी फिल्मी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने शरारती लड़की लाविनिया की भूमिका निभाई। 1998 में अपनी मां के साथ उन्होंने मैक्सिम पेजेम्स्की की लोकप्रिय कॉमेडी फिल्म मामा डोंट क्राई में गुंडे माशा की भूमिका निभाई। 1999 में वैलेरी अखादोव की फिल्म इट्स नॉट रिकमेंडेड टू ऑफेंड वीमेन रिलीज हुई, जिसमें मारिया ने मुख्य किरदार की बेटी की भूमिका निभाई। 2002 में रजत पदक के साथ हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद माश्कोवा ने प्लेखानोव रूसी अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय और शुकुकिन स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह स्वतंत्र रूप से एक थिएटर विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकती है, उसने अर्थशास्त्र को चुना। अपने माता-पिता से गुप्त रूप से 2 महीने तक अकादमी में अध्ययन करने के बाद उसने बोरिस शुकुकिन थिएटर संस्थान के अभिनय विभाग में स्थानांतरित होने का फैसला किया। 2006 में उसे लेनकोम थिएटर की मंडली में स्वीकार कर लिया गया। उसने अपनी बेटी के जन्म से पहले 2010 में इसे छोड़ दिया। 2005 से 2006 तक माश्कोवा ने नॉट बॉर्न ब्यूटीफुल में अभिनय किया, जो कोलंबियाई टेलीनोवेला यो सोय बेटी
लाफी का एक रूसी रूपांतरण था। बाद में उन्होंने कई अन्य रूसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में प्रमुख और सहायक भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने कई फीचर फिल्मों, उल्लेखनीय एक्शन थ्रिलर न्यूज़मेकर्स 2009 में भी अभिनय किया। 2018 में उन्होंने BBC वन क्राइम ड्रामा मैकमाफिया में एक आवर्ती भूमिका के साथ अपना ब्रिटिश टेलीविजन डेब्यू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के बाद माश्कोवा ने एप्पल टीवी प्लस स्पेस ड्रामा सीरीज फॉर ऑल मैनकाइंड के चौथे सीजन में एक आवर्ती भूमिका निभाई और थ्रिलर लिमिटेड सीरीज लेडी इन द लेक में सह अभिनय किया। 8 व्यक्तिगत जीवन 2005 में माश्कोवा ने थिएटर और फिल्म अभिनेता आर्टेम सेमाकिन से शादी की। उनकी मुलाकात डोंट बी बॉर्न ब्यूटीफुल के सेट पर हुई थी। अप्रैल 2009 की शुरुआत में शादी रद्द कर दी गई। 10 माश्कोवा के दूसरे पति अलेक्जेंडर एलेक्जेंड्रोविच स्लोबोद्यानिक है। स्लोबोद्यानिक, जो पियानोवादक अलेक्जेंडर स्लोबोद्यानिक के बेटे हैं, एक संगीतकार, व्यवसायी और संगीत वाद्ययंत्र बेचने वाली दुकानों की एक श्रृंखला के मालिक थे। वह अब एक पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता और अभिनेता है। 11 माश्कोवा और स्लोबोद्यानिक की शादी 2 सितंबर 2009 को हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं। 13 वे संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। 14 2022 में माश्कोवा ने CNN पर यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खिलाफ आवाज उठाई और व्लादिमीर पुतिन की सरकार और आक्रमण के समर्थन में अपने पिता के बयानों की निंदा की। 16 नतीजतन उसने अपने पिता को अस्वीकार कर दिया। 17 2023 में माश्कोवा अमेरिकी नागरिक बन गई और कानूनी तौर पर अपना नाम बदलकर माशा माश्कोवा रख लिया। 17 18 19 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1997 नन्ही राजकुमारी लाविनिया हर्बर्ट 1998 मत रो माशा 2000 महिलाओं को अपमानित करना अनुशंसित नहीं है अन्युता 2004 पापा 2005 रोना मत दो ओलेसिया 2007 सेदमोय लेपेस्तोक 2008 बंद स्थानविका क्रिस मेसिना जन्म 11 अगस्त 1974 एक अमेरिकी अभिनेता, निर्देशक, लेखक और निर्माता है। उन्हें सीरीज द मिंडी प्रोजेक्ट 2012 से 2017 में डैनी कैस्टेलानो के रूप में अभिनय करने के लिए जाना जाता है, जिसने उन्हें कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए 2 नामांकन दिलाए। मेसिना की फिल्मों में विकी क्रिस्टीना बार्सिलोना 2008, जूली एंड जूलिया 2009, डेविल 2010, आर्गो 2012, रूबी स्पार्क्स 2012, सेलेस्टे एंड जेसी फॉरएवर 2012, केक 2014, बर्ड्स ऑफ प्री 2020, आई केयर ए लॉट 2020, कॉल जेन 2022, एयर 2023 और द बूगीमैन 2023 शामिल है। मेसिना ने कॉमेडी फिल्म फेयर हेवन 2012 लिखी, कार्यकारी निर्माता और उसमें अभिनय किया। उन्होंने ड्रामा फिल्म एलेक्स ऑफ वेनिस 2014 का निर्देशन और अभिनय भी किया। टेलीविजन पर मेसिना HBO ड्रामा सीरीज 6 फीट अंडर 2005 में टेड फेयरवेल के रूप में, ऑडियंस नेटवर्क की कानूनी थ्रिलर सीरीज डैमेजेस 2011 से 2012 में क्रिस सांचेज, HBO राजनीतिक ड्रामा सीरीज द न्यूज़ रूम 2012 से 2014 में रीज लेसिंग, HBO मिनी सीरीज शार्प ऑब्जेक्ट्स 2018 में रिचर्ड विलिस, USA नेटवर्क क्राइम ड्रामा सीरीज द सिनर 2020 में निक हास, स्टारज राजनीतिक मिनी सीरीज गैसलिट 2022 में एंजेलो लानो और पीकॉक कॉमेडी थ्रिलर बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी 2023 में नाथन बार्टलेट के रूप में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा मेसिना का लालन पालन नॉर्थपोर्ट, न्यूयॉर्क, लॉन्ग आइलैंड में हुआ, जहां उन्होंने हाई स्कूल में थिएटर की पढ़ाई की। उन्होंने मैरी माउंट मैनहट्टन कॉलेज में पढ़ाई की,
लेकिन एक सेमेस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ दी। 2. आजीविका। उन्होंने मैनहट्टन के आसपास के शिक्षकों से निजी तौर पर अभिनय का अध्ययन किया और एक ऑफ ब्रॉडवे अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू किया। वह टेलीविजन सीरीज लॉ एंड ऑर्डर, थर्ड वॉच और मीडियम के एपिसोड में दिखाई दिए हैं। उन्होंने एचबीओ ड्रामा सीरीज 6 फीट अंडर के 5वें और अंतिम सीजन में टेड फेयरवेल के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। उनकी फिल्म क्रेडिट में राउंडर्स, द सीज, यूव गॉट मेल और टॉवलहेड शामिल है। उद्धरण की आवश्यकता। उन्होंने एचबीओ पायलट एनाटॉमी ऑफ होप में अभिनय किया, जिसका निर्देशन जे अब्राम्स ने किया था। साइमन कैलो ने भी अभिनय किया था, लेकिन पायलट को सीरीज में नहीं चुना गया था। अक्टूबर 2007 में डेली वैरायटी ने उन्हें देखने लायक 10 अभिनेताओं में से एक के रूप में नामित किया। 3. उन्होंने निर्माता एम. नाइट श्यामलन और यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए जॉन एरिक डॉवडल और ड्रू डॉवडल के निर्देशन में डेविल में अभिनय किया। 4 अप्रैल 2010 में डाना एडम शापिरो द्वारा निर्देशित और मेसिना और रशीदा जोन्स द्वारा अभिनीत मोनोगेमी का प्रीमियर ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां फिल्म ने बेस्ट न्यूयॉर्क नैरेटिव के लिए जूरी पुरस्कार जीता। 5. मेसिना डैमेजेस के चौथे और 5वें सीजन के लिए कलाकारों में शामिल हुए। 6. उन्होंने एचबीओ के द न्यूज़रूम में एक आवर्ती चरित्र निभाया। 7. मेसिना फॉक, हुलू सिटकॉम द मिंडी प्रोजेक्ट में एक नियमित सीरीज थे, जिसमें उन्होंने डैनी कैस्टेलानो की भूमिका निभाई थी, जब तक कि उनके चरित्र को अंततः सीजन 4 और 5 में समाप्त नहीं कर दिया गया। उन्होंने सीजन 6 में सीजन और सीरीज के समापन सहित 3 एपिसोड में अपनी वापसी की। 2014 में मेसिना ने सैम स्मिथ के आई एम नॉट द ओनली वन के संगीत वीडियो में एक धोखेबाज पति की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने स्वतंत्र नाटक एलेक्स ऑफ वेनिस का निर्देशन किया, जिसमें मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड, डॉन जॉनसन और मैथ्यू डेल नेग्रो ने अभिनय किया। उन्होंने बेन एफ्लेक के अपराध नाटक लाइव बाय नाइट में सह-अभिनय किया, जो दिसंबर 2016 में रिलीज हुआ था। 2018 में मेसिना ने एचबीओ सीरीज शार्प ऑब्जेक्ट्स में एमी एडम्स के साथ एक प्रमुख भूमिका निभाई। 2020 में क्रिस मेसिना ने बर्ड्स ऑफ प्री में भील के हत्यारे विक्टर जसाज की भूमिका निभाई। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें एक विकृत चरित्र निभाने के बारे में कैसा लगा, तो मेसिना ने जवाब दिया, मैंने अपने करियर में बहुत सारे अच्छे लोगों की भूमिका निभाई है, इसलिए यह वास्तव में बहुत मजेदार था। 8. 2021 में मेसिना ने ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर आई केयर ए लॉट में वकील डीन एरिक्सन का किरदार निभाया। 9. व्यक्तिगत जीवन। उनका विवाह अभिनेत्री रोजमेरी डेविड से 12 वर्षों तक चला तथा 2006 में उनका तलाक हो गया। मेसिना और उनकी दूसरी पत्नी जेनिफर टॉड के 2 बेटे हैं, मिलो और जियोवानी, जिनका जन्म 2008 और 2009 में हुआ। 10, 11, 12, 13। फिल्मोग्राफी। कॉन्स्टेंटिन कोस्टा रोनिन, रूसी। जन्म 3 फरवरी 1979, एक रूसी अभिनेता और छायाकार है, जिन्हें रेड डॉग में अभिनय, एसबीएस नाटक ईस्ट वेस्ट 101 में ग्रेगोरोविच के रूप में, ओलेग इगोरविच बुरोव के रूप में जाना जाता है। एफएक्स ड्रामा द अमेरिकन्स और होमलैंड पर येवगेनी ग्रोमोव के रूप में। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रोनिन का जन्म कलिनिनग्राद, रूसी एसएफएसआर, सोवियत संघ, अब रूस में हुआ था। 1. उन्होंने अपने जीवन के पहले 17 साल रूस में बिताए। 2. अपनी युवावस्था में वे अपनी मां के साथ वेलिंगटन, न्यूजीलैंड चले गए और विक्टोरिया विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। आगे की तृतीयक शिक्षा के लिए पर्थ, ऑस्ट्रेलिया चले गए, 1 और बाद में सिडनी चले गए। 3, 4, 15 साल की उम्र में रोनिन ने एक रेडियो स्टेशन पर काम करना शुरू किया और अमेरिकी संस्कृति के बारे में सीखा, जो संगीत के माध्यम से अंग्रेजी सिखाता था। 3. व्यक्तिगत जीवन। कैलिनिनग्राद में पलेब्रे रोनिन को 5 साल की उम्र में उनके पिता
और दादा ने नौकायन करना सिखाया था और वे इसके प्रति आज भी जुनूनी है। 3. उन्होंने जून 2021 में लीह लोडर से शादी की। वे न्यूयॉर्क में रहते हैं। 5. इससे पहले वे लॉस एंजिल्स, सरी हिल्स और सिडनी में रह चुके हैं। 6. उनकी दादी ऑस्ट्रेलिया में रहती है। 1. फिल्मोग्राफी। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2011 लाल कुत्ता जाम्बास्की फीचर फिल्म 2014 से 2018 अमेरिकी ओलेग इगोरविच बुरोव टीवी सीरीज आवर्ती सीजन 2 मुख्य सीजन 3 से 6 7 1 3 2014 वर्तमान एंटोन टीवी श्रृंखला एपिसोड शेल्टर 2015 एजेंट कार्टर एंटोन वानको टीवी श्रृंखला एपिसोड अब अंत नहीं है 8 2015 एजेंट एक्स मिशा वोरोंस्की टीवी श्रृंखला एपिसोड फिडेलिटी 2016 गोथम लुका वोल्क टीवी श्रृंखला एपिसोड मैड सिटी द एग्जीक्यूशन मैड सिटी टाइम बम 2016 तनाव अलेक्सई बोइको टीवी श्रृंखला एपिसोड सहयोगी 2017 शूटर रूसी राजदूत। तो दोस्तों 26 अगस्त 2023 को इसका जो पार्ट 1 है वो रिलीज़ कर दिया गया था। 101 मिनट रनिंग लाइन थी। मूवी का बजट लगभग 100 मिलियन का था। बाकी इसका जो एक तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो रिवील नहीं किया गया था मेकर्स द्वारा। बाकी अब इसका दूसरा पार्ट हमें देखने को मिल रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिली गई है। बाकी और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।